हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को स्किप न कीजिएगा। मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पे नए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में लगातार यही सब बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछता है। तो आज की वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न की केमिस्ट्री का टेंशन खत्म करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, क्या है हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न, तो देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि तापमान से स्वतंत्र सांद्रता इकाई होती है। तो पहला ऑप्शन है ए नॉर्मलता, दूसरा है बी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, सी है मोलता और डी है मोलरता। तो तापमान से स्वतंत्र जो सांद्रता की इकाई होती है वो होती है मोलता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही रहेगा। किस प्रकार से सही रहेगा, देखिए उत्तर सी, तापमान से स्वतंत्र सांद्रता की इकाई मोलता होती है। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि मोलता क्यों होती है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होते हैं। ऑप्शन ए है 1 मोल, बी है 18 मोल, सी है 10 मोल और डी दिया है 100 मोल। तो आइए इसका मोल निकालते हैं। देखिए जल का भार कितना दिया हुआ हमारा, W बराबर 180 ग्राम। और देखिए जल H2O का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है तो 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो इसका 2 हो जाएगा। और फिर O ऑक्सीजन यानी कि 16, 2 + 16 कितना होता है 18। तो जल का अणुभार कितना हो गया 18। तो जो मोलों की संख्या n बराबर होता है भार बटे अणुभार होता है। तो भार हमारा 180 है बटे अणुभार 18 है। तो जब हम 180 में 18 का भाग देंगे तो हमारा आएगा 10, यानी हमारा कितना मोल मोल होगा 180 ग्राम जल में जल के कितने मोल होंगे 10 मोल। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन कितना हो जाएगा सी 10 मोल। ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई है। तो देखिए ए ऑप्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन कह रहा है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, बी कह रहा है सी सेंटीमीटर ओम इनवर्स इक्यू, और फिर इक्यू इनवर्स के बाद कह रहा है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स, फिर डी वाला कह रहा है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सॉरी सी सही हो जाएगा, सी। देखिए कैसे, देखिए प्रतिरोध आर बराबर होता है पी पी इंटू 1/a, सॉरी L/a, और ये आई है, I/a, आई धारा होता है। तो देखिए तब विशिष्ट चालकता होता है क्या, IP बराबर आई बटे आर इंटू आई बटे ए, L/a। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा विशिष्ट चालकत्व की इकाई हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर इनवर्स होता है 1/r का और ओम इनवर्स होता है L/a का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए क्या, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता नंबर ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्या होता है, जब तनुता बढ़ाते हैं तो विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। क्यों, देखिए तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है क्योंकि आयनों की संख्या कम हो जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, घटती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। तो ए ऑप्शन है मोल लीटर इनवर्स पर सेकेंड, उसके बाद है बी है मोल लीटर, उसके बाद है मोल सेकेंड, उसके बाद है सेकेंड। तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
डी सही होगा। कैसे, देखिए इसका सूत्र क्या होता है, मोल के पावर 1 माइनस एन, एल के पावर एन माइनस 1, सेक के पावर माइनस 1 से। देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी एन का मान कितना है, 1 है, तो इस पर रखेंगे तो हमारा बचेगा सेकेंड 1 यहाँ पे, तो सेकेंड इनवर्स हमारा हो जाएगा। तो यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए आगे 6वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, अभिक्रिया A प्लस 2B एरो उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक समीकरण R बराबर A बार में फिर B स्क्वायर, B बार में स्क्वायर है, द्वारा व्यक्त किया गया है, तो अभिक्रिया की आणविकता क्या होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन है दिया है ए बी, बी आप तो ए 2 दिया है, बी दिया है 3, सी दिया है 4, डी ओ सॉरी सी दिया है 5 और डी दिया है 6। तो देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए कैसे होगा, देखिए अभिक्रिया ए प्लस 2B उत्पाद के लिए वेग स्थिरांक क्या है, आर बराबर ए इंटू में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए बी यानी कि 2B है तो यहाँ पे बी का मान 2 हो जाएगा, ए 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा आणविकता कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि रंगीन आयनों का निर्माण निम्न की उपस्थिति के कारण संभव है। नंबर 1 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बी है युग्मित इलेक्ट्रॉन और सी है अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों होगा, देखिए रंगीन आयनों का निर्माण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण संभव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में संक्रमण धातु ऑक्साइड लौह चुंबकत्व गुण दर्शाता है। नंबर ए क्या है MnO2, बी वाला है TiO2, सी वाला है VO2 और डी है CrO2। तो देखिए यहाँ पे कौन है चुंबकत्व गुण दर्शाता है, देखिए यहाँ पे CrO2 जो है ये चुंबकत्व गुण दर्शाता है। कैसे, देखिए कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल और क्या है यहाँ पे, देखिए CrO क्या क्रोमियम का है, क्रोमियम ऑक्साइड बहुत प्रबलता से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होता है। इस प्रकार पदार्थ को लोह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम ऑक्साइड जो होगा लोह चुंबकीय होगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है CuSO4 विलयन के CN विलयन के आधिक्य के साथ क्रिया से बनता है, यानी दोनों की क्रिया से क्या बनता है। तो देखिए ए ऑप्शन दिया CuCH2, उसका बी ऑप्शन दिया है K2 इंटू Cu इंटू CN का CN के C1 के इंटू 4, उसके बाद दिया सी K3 इंटू Cu इंटू CN का होल थ्राइज, CN के होल 4। उसके बाद देखिए क्या है, डी दिया K इंटू CuCN का होल ट्वाइज। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी K3 इंटू Cu इंटू CN का की पावर 4। तो देखिए कैसे CuSO4 विलयन के CN विलयन के आधिक्य के साथ क्रिया कर एक संकर यौगिक बनाता है, K3CuCN के पावर 4 बनाता है, CN4। तो देखिए कैसे CuSO4 प्लस 8 KCN, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 8 क्यों कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे C जो है C की संख्या के यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमें दोनों को संतुलित करना होगा, इसलिए यहाँ पे मैंने 8 लगाया। तो देखिए इस प्रकार से हमारा क्या बना, हमारा बना K3CuCN4। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्या कह रहा है कि FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O लवण को जल में घोलने पर वियोजित आयनों की संख्या है। तो देखिए ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 5, सी ऑप्शन है 3 और डी ऑप्शन है 6। तो यहाँ पे देखिए जब इसको हम घोलने पर जो वियोजित आयन होगी उसकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। कैसे 5 होगी, यहाँ पे देखिए
लवण को जल में घोलने पर निम्न अभिक्रिया होती है। FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज इंटू SO4 इंटू 6H2O। फिर जल में घोलेंगे Fe2 प्लस, उसके बाद 2NH4, उसके बाद 2SO4, ये हमारा बनेगा। तो देखिए आता है FeSO4 इंटू NH4 का होल ट्वाइज SO4 इंटू 6H2O। लवण को जल में घोलने पर वियोजित आयनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों में कौन पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहा है? तो ए है DDT, बी कह रहा है कि फ्रेयान, सी कह रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से क्या है, कह रहा सभी, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से जो सभी हैं ये पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहे हैं। कैसे? देखिए इनमें सभी DDT कीटाणुनाशक, फ्रेयान प्रशीतक एवं ओजोन परत अवक्षय, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहे हैं। ये सभी जो है पर्यावरणीय संकट उत्पन्न कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या कह रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। ए कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी कह रहा है कार्बोनिक क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, सी कह रहा है डाई क्लोरोमेथेन और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है कार्बोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। कैसे? देखिए क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर कार्बोनिल क्लोराइड यानी कि फास्जीन गैस बनाता है। तो इसलिए हमारा होगा कार्बोनिल क्लोराइड। देखिए कैसे बनाता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, CH2CHCl3 प्लस O2 हमने क्रिया कराया तो हमारा बना 2COCl2 प्लस 2HCl। तो देखिए यहाँ पे क्या बनाया, कार्बोनिल क्लोराइड यानी फास्जीन गैस बनाया। तो इस प्रकार से बनेगा फास्जीन गैस यानी कार्बोनिल क्लोराइड। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए CH3 CH और देखिए क्या यहाँ पे भी CH3 है, उसके बाद इसके CH3 यहाँ पे और OH यहाँ पे है। तो देखिए इसका क्या IUPAC नेम लिखना है। तो देखिए इसका IUPAC नेम क्या होगा। ए ऑप्शन कह रहा है 2 हाइड्रोक्सी 3 मैथिल ब्यूटेनॉल, बी कह रहा है 2 मैथिल ब्यूटेनल 3 ऑल, सी कह रहा है 3 मैथिल ब्यूटेन 2 ऑल और डी कह रहा है मेथिल हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो देखिए यहाँ पे जो सही IUPAC नियम है वो है 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल, ये है। तो देखिए क्यों, दिए गए कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा, 3 मेथिल ब्यूटेन 2 ऑल। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्या कह रहा है कि फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। ए है क्लोरीटोन, बी है पिक्रिक अम्ल, सी है मेथॉक्सी बेंजीन और डी है बेंजीन। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, पिप्रिक अम्ल। जैसे कि देखिए बी क्या कह रहा है, फिनाल को नाइट्रिक अम्ल के साथ गर्म करने पर पिप्रिक अम्ल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में कितना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पिप्रिक अम्ल। देखिए कैसे प्राप्त होता है, यहाँ पे देखिए ये हमारा फिनाल है, फिनाल को जो हम इससे क्रिया कराएंगे HNO3 से तो हमारा क्या बनेगा, देखिए पिप्रिक अम्ल, ये हमारा है पिप्रिक अम्ल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कह रहा है कि बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ए कह रहा है एल्डोल संघनन द्वारा, बी कह रहा है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा, सी कह रहा है गाटरमान काख अभिक्रिया द्वारा और डी कह रहा है क्लीमेंसन अपचयन द्वारा। तो देखिए जो बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी सही हो जाएगा, कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा बेंजेल्डिहाइड से बेंजीन अल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे होता है, यहाँ पे देखिए क्रिया है, इधर हमारा है बेंजिल एल्डिहाइड C6H5CHO प्लस है सांद्र विलयन NaOH। इसकी क्रिया कराएंगे तो हमारा बनेगा बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोनेट
इस प्रकार से दोनों बनेगा, तो यहाँ पे हमारा बना क्या, बेंजिल अल्कोहल। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि कैनिजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता है। ए मैथेन, बी है मेथिल अल्कोहल, सी है मेथिल साइनाइड और डी है एथिल एमीन। तो देखिए जो कैनिजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड बनाता होता है मेथिल अल्कोहल, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। क्या बनता है, कैनिजारो अपक्रिया द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड मेथिल अल्कोहल बनाता है। कैसे, यहाँ पे देखिए क्रिया हुआ है, ये हमारा फॉर्मेल्डिहाइड 2HCHO प्लस हमने NaOH से क्रिया कराया, सांद्र के OH पर गर्म किया तो हमारा बना देखिए HCOO Na यानी सोडियम फॉर्मेट बना, उसके बाद बना CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल बना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है। ए है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, बी है बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, सी है बेंजीन सल्फोनेमाइड और डी है फेनिल आइसोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को ही हिंसबर्ग अभिकर्मक के नाम से जाना जाता है। यह प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया कर सल्फोनेमाइड्स बनाता है। हिंसबर्ग अभिकर्मक के द्वारा द्वितीयक और तृतीयक एमीन में विभेद किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे हमारा है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है, RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, उसके बाद है क्या बना रहा है, मिलके RCN बना रहा है प्लस 3KCl उपयुक्त अभिक्रिया है। तो देखिए कौन सी कह रहा है, ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ए कह रहा है युग्मन अभिक्रिया, बी कह रहा है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, सी कह रहा है हॉफमान ब्रोमाइड्स अभिक्रिया और डी कह रहा है सिम्ट अभिक्रिया। तो देखिए ये जो है यह कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कैसे, देखिए तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। देखिए कैसे है, देखिए बी, प्राथमिक एमीन RnH2 का अल्कोहल युक्त क्षारीय माध्यम में क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ अभिक्रिया करके दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनाने की अभिक्रिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहलाती है। आगे देखिए, उपयुक्त अभिक्रिया प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए प्रयोग की जाती है। इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें आइसोसाइनाइड यौगिक के बनने के कारण एक विशेष प्रकार की तीक्ष्ण गंध आती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षारक DNA में उपस्थित नहीं होता। तो देखिए पहला है एडेनिन, दूसरा है थायमिन, सी है यूरेसिल और डी है ग्वानिन। तो देखिए जो DNA होता है उसमें क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। तो उस DNA में क्या होता है, यूरेसिल नहीं होता। यूरेसिल जो है RNA में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, जो यूरेसिल होता है वो DNA में नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सी, DNA में उपस्थित क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन व थायमिन है तथा RNA में उपस्थित क्षारक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तथा यूरेसिल है। अतः DNA में यूरेसिल क्षारक उपस्थित नहीं होता। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज में कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। कह रहा है जो ग्लूकोज होता है उसमें कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। जो C6H12O6 होता है यौगिक, इसमें कितने प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है बी वाला कह रहा है 2, तीसरा कह रहा है सी वाला कह रहा है 3 और चौथा कह रहा है 4। तो देखिए इसमें जो होते हैं एल्कोहलिक समूह, एक एल्कोहलिक समूह होते हैं। कितने, एक। कैसे, देखिए यहाँ पे संरचना देखते हैं हम। देखिए ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से होती है, यहाँ पे देखिए C6 होता है, H12 होता है और O6 होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे C हमारा 6 हो गया, उसके बाद 12H हमारा हो गया, 5 इधर और 2 इधर, 10 2 12। O हमारा हो गया 6, 5 इधर 1 इधर, 6 हो गया। इस प्रकार की संरचना बनेगी। आगे देखिए ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह तथा 4 द्वितीयक एल्कोहलिक समूह उपस्थित होते हैं। जो प्राथमिक समूह होता है वो 1 होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री का सभी 20 सभी किताब से
जो पूरा हमारा बुक है, पूरे बुक से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी ईयर का पेपर उठा के देखिए, आपको इसमें से लगभग से 10 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही। 10 क्वेश्चन आता है तो आपको 10 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।